नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र द्वारा प्रकाशित मैगजीन ई दृष्टि, जो कि यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल है। 2025 का सेकंड संस्करण निकाला गया है। इसके पहले एक संस्करण और आ चुका है, आरओ के लिए आया था। उसमें से कुछ टॉपिक आरओ के कॉमन है, लगभग लगभग। तो जो कॉमन टॉपिक रहेंगे उस पर इतनी डिटेल में चर्चा नहीं होगी, क्योंकि आप लोग पहले तो पढ़े होंगे। पढ़ाने का उद्देश्य हमारा यह है कि आप पढ़े हुए हैं, बस उसको रिवाइज कर दिया जाए। आपको जो भी दृष्टि में लिखा है वो पढ़ के रखना है। उसके बाद हम बस उसको रिवाइज रिकॉल करवाएंगे आपको। ठीक है, हमारे साथ साथ पढ़ते चलिएगा उसको। चलिए, अभी तक हमने क्या देखा है। ओपीसीडब्ल्यू तक हो गया था, खेलो भारत नीति देखनी थी। एक बार ओपीसीडब्ल्यू हम आपको और समझा देते हैं। ओपीसीडब्ल्यू का और एक बार चर्चा हो जाए। इसमें देखते हैं कि ये रासायनिक अस्त्र कन्वेंशन के तहत इसकी स्थापना हुई थी। रासायनिक अस्त्र कन्वेंशन के तहत 1993 में रासायनिक अस्त्र कन्वेंशन आया था, जिसमें 97 में लागू हुआ, 93 में हस्ताक्षर के लिए ओपन किया गया था। भारत इसमें मूल देश हस्ताक्षर करता है, या इसके 1993 पे ही इस पे हस्ताक्षर कर दिया था। रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन ने भारत के राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता के सहयोग से 1 से 3 जुलाई 2025 में, कौन सी डेट है, 1 से 3 जुलाई 2025 में नई दिल्ली में इसका जो है 23वां क्षेत्रीय बैठक हुई है। बाकी पीपीटी में हमने दे रखा है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य है रासायनिक हथियारों का पूर्ण निषेध। तो रासायनिक हथियारों का निषेध नाम से ही स्पष्ट है। 193 सदस्य देश इसमें है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। ये आपकी दृष्टि मैगजीन में नहीं दिया गया है, तो इसको मैं एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, रासायनिक हथियारों का सर्वप्रथम प्रयोग प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। उसके बाद रासायनिक हथियारों के रोक के लिए 1925 में पहली बार प्रयास किया गया था, जिसमें जिनेवा प्रोटोकॉल आया था। 1992 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन या सीडब्ल्यूसी तैयार किया गया, जिसके आधार पर ओपीसीडब्ल्यू की स्थापना हुई थी, जो कि आपके मैगजीन में भी दिया गया है। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है, खेलो भारत नीति 2025। खेलो भारत नीति 2025 के जो प्रमुख टॉपिक है, इसका सबसे पहले परिचय देख लीजिए। खेलो भारत नीति 2025 भारत की राष्ट्रीय खेल नीति है। इसका उद्देश्य क्या है, प्रत्येक जिले से खेल प्रतिभा की पहचान कर उसे विद्यालय से राष्ट्र स्तर तक निखारना। मतलब विद्यालय स्तर, स्कूली स्तर पर हम जो है प्रतिभा की पहचान करेंगे। जो बच्चे हैं, जो कौशल में निपुण हैं, उनकी पहचान की जाएगी। इसके बाद उनको जो है राष्ट्र स्तर तक प्रमोट किया जाएगा। इस नीति का लक्ष्य है खेल को शिक्षा, रोजगार और स्थानीय आर्थिक समृद्धि से जोड़कर समावेशी खेल पर्यावरण बनाना। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है, नाम से ही आपको पता है क्या जो इसके उद्देश्य हैं। उद्देश्य से हमने शॉर्टकट में बता ही दिया। तो प्रत्येक जिले में खेल प्रतिभा को की पहचान करना और उनको विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक ले जाना। मुख्य प्रावधान इसके अंतर्गत क्या किए गए हैं, 5 स्तंभ भी इस नीति के तहत है। जमीन से वैश्विक स्तर पर ले जाना, मतलब गांव, स्कूल, जिला, यहाँ से जिला अकादमी, फिर राज्य केंद्र और राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत। शिक्षा, खेल समेकन और संरचना व मानव स्रोत, प्रतिस्पर्धा तंत्र और खेल अर्थव्यवस्था व सुशासन, इसके 5 स्तंभ ये रहे। प्रतिभा पहचान व विकास, देखिए ये जो स्तंभ है ये पीसीएस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। और संरचना की बात की, इसके अंतर्गत कौन सी अवसंरचना की गई है, काउंटी लेवल मल्टी स्पोर्ट्स मैदान, इंडोर सेंटर, मोबाइल कोचिंग यूनिट। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए ये सब अवसंरचनाएं बनाई जाएंगी, हार्ड स्ट्रक्चर बढ़ाई जाएंगी। कोच लाइसेंसिंग, रेफरी प्रशिक्षण, कोच लाइसेंसिंग, जो कोच है उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। रेफरी प्रशिक्षण और खेल विज्ञान पाठ्यक्रम। वित्त व साझेदारी, ये केंद्र व राज्य के साथ साथ पीपीपी मतलब निजी भागीदारी पर भी होगा। केंद्र सरकार भी इसमें सहयोग करेगी, राज्य सरकार और निजी भागीदारी भी इसमें होगी। खेल निधि और कर प्रोत्साहन, स्पोर्ट्स अकाउंटमेंट व अनुदान नियोजन, समावेशन और सांस्कृतिक संरक्षण इसको दिया जाएगा। और निगरानी व आंकड़ा पटल भी इसके लिए डिराइव किया जाएगा। आप देखिए इसमें हमने बताया ना, स्कूल स्तर से फिर जो है राज्य स्तर, फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाना। तो जिला स्तर पर जो इसकी एक कमेटी बनेगी, राज्य स्तर पर एक कमेटी बनेगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक कमेटी बनेगी। इसके लिए डिजिटल तंत्र का भी निर्माण किया जाएगा। जो अगला आपका है कि डिजिटल इंडिया मिशन के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। डिजिटल इंडिया मिशन क्या था, सब कुछ डिजिटलाइज कर देना या इंटरनेट पे अवेलेबल कराना, वही इसका मूल उद्देश्य था। तो इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 जुलाई 2025 को इसकी वर्षगांठ मनाई गई है। इसके अंतर्गत जो है कुछ प्रमुख प्रावधान जो रहे वहां पे पीपीटी पे आपके लिखा गया है। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था। अगर आपको जो है क्रोनोलॉजी के रूप में भी आए, अगर कब इसको लॉन्च किया गया डिजिटल इंडिया मिशन को, तो वो डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 2015 को।
1 जुलाई 2025 को डिजिटल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। डिजिटल इंडिया मिशन का आदर्श वाक्य है पावर टू एम्पावर। आदर्श वाक्य क्या है? पावर टू एम्पावर। यह अभियान भारत सरकार की अन्य प्रमुख योजनाओं जैसे, मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं और समय के डिजिटल इंडिया मिशन को साकार करने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई थी। उसमें से है एक भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी योजनाएं डिजिटल इंडिया मिशन को साकार करने के लिए लाई गई थी, तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं आप देखिएगा, जिसमें जो है डिजिटलाइज की बात की जाएगी, सारी योजनाएं से जुड़ी रहेंगी। भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार, तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट जारी कौन करता है? भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद। ये आप याद रखिएगा। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आय में 11.74% हिस्सा है किसका? डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इन सबका जो है भारत के आर्थिक राष्ट्रीय आय में इसका हिस्सा है कितना? 11.74%, जिसके वर्ष 2024-25 तक 13.42% तक 13.42% तक पहुंचने का अनुमान है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नाम से स्पष्ट है, केंद्रीय पुरानी योजना है आप, लेकिन इसको जो है एक बार 10 वर्ष पूरे हुए तो आप इसको देखिएगा। इसके 10 वर्ष की टाइमलाइन देखिए। 2015 में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे, वहां 2020 का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसलिए रहेगा, कोविड महामारी उस समय आई थी, तो आरोग्य सेतु ऐप अगर डिजिटल इंडिया जैसे मिशन ना चल रहे होते तो, या आप एक बार इमेजिन करिएगा अगर इंटरनेट ना होता तो कोविड जैसी महामारी से निजात पाना कितना मुश्किल होता। डिजिटल इंडिया मिशन की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको स्टेटमेंट वाइज आप पढ़ के जाइएगा जितने फैक्ट रहेंगे। 2014 25.15 करोड़ उपयोगकर्ता कब थे? 2014-15 में। किसका? इंटरनेट और कनेक्टिविटी के उपयोगकर्ता 2014 में 25.15 थे। अब 2024 में ये संख्या बढ़कर 96.96 मतलब करीब 97 करोड़ हो गई है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में 1452% की वृद्धि हुई है। किसकी? 2014 की तुलना में 2025 की बात की जा रही है, 2024 की बात की जा रही है। डेटा लागत में जो पहले डेटा की लागत आती थी 308 रुपए प्रति जीबी, अब वो घटकर जीबी आ गई। और साथ में देखिए जब हम 2014-15 से पहले जब जियो नहीं आया था उससे पहले की स्थिति ये थी, डेटा लागत जो 308 रुपए पर जीबी से 9.34 जीबी हो गई है घटकर। देखिए आप 2015 से पहले जियो नहीं आया था उससे पहले डेटा बहुत महंगा मिलता था, 250, 300, 299 हम लोग रिचार्ज करवाते थे। उसके बाद 1 GB मिलता था, वो भी 2G डाटा बस ब्राउजिंग के लिए। उसके बाद काफी सस्ता हुआ है जियो के आने के बाद से। 5G और मोबाइल में देखा जाए तो 5G और मोबाइल में क्या स्थिति रही है, इसमें क्या उपलब्धियां रही हैं, तो 4.74 लाख 5G टावर, लगभग 99.6% जिलों में कवरेज इनका है। तो भारत के कितने जिलों? 99.6% जिलों में मोबाइल नेटवर्क का कवरेज है। किसका? 5G और मोबाइल का बात की जाए। मोबाइल ग्राहक 116 करोड़ देश में मोबाइल ग्राहक है। डिजिटल भुगतान देखा जाए अप्रैल 2025 में 1867.7 करोड़ यूपीआई लेन देन, इतना यूपीआई लेन देन हुआ है। 24.77 लाख करोड़ मूल्य इसका रहा है। डिजिटल सेवाएं आप जितनी भी डिजी लॉकर जैसी सेवा, उमंग ऐप या सीएससी नेटवर्क जो स्थापित किया ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए। डिजिटल अर्थव्यवस्था में देखा जाए जीडीपी में योगदान डिजिटल अर्थव्यवस्था कितना है? 11.74%। इससे बढ़कर अब जो है वो अनुमान है कि 2024-25 में 13.42 होने वाला। अभी इसकी चर्चा की गई थी जस्ट पहले। भारत दुनिया में डिजिटल अर्थव्यवस्था में तीसरे स्थान पर है। ये पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट जैसी परियोजना चलाई गई थी, वाईफाई हॉटस्पॉट या फाइबर टू द होम, और वही ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये सब जो है जो गांव से लोग होंगे वो देख रहे होंगे उनके यहाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल पूरा रोड के किनारे किनारे एकदम गड्ढे खोद दिए जाते थे तो लोग बरसात में गिरते भी थे। डिजिटल साक्षरता और समावेशन में देखा जाए 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए 10,000 प्लस ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण दिया गया है। भारत एआई मिशन के तहत पहला एआई संचालित स्मार्ट गांव, देखिए इसमें जो जो पॉइंट है ये सब इंपॉर्टेंट है। पहला एआई संचालित स्मार्ट गांव सतनवारी नागपुर का। एआई समर्थित सेवाएं कौन कौन सी? कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटल और शिक्षा। डिजिटल स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल गांव 23 गांव प्रयागराज जिला के। ठीक है, कृषि में एआई का उपयोग, मिट्टी और इनकी जांच करना, ये एआई का उपयोग। स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत मिशन के देखिए इसके भी 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो यहां पे हमें क्या देखना, 10 वर्ष पूरे हुए तो इन दोनों योजनाओं को देखना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी मिशन क्या था
और अमृत मिशन क्या था, और साथ में अमृत मिशन 2.0 भी आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमृत मिशन 2.0 ये भी अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सब एक एक करके चर्चा, तीनों योजनाओं की चर्चा कर ली जाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन चुनिंदा शहरों को तकनीकी और संरचना देने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन आप देखे रहे होंगे, काफी चर्चा में था उस समय। चलिए आइए एक करके समझते हैं। देखिए नोडल मंत्रालय कौन सा रहेगा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय स्मार्ट सिटी मिशन का। स्मार्ट सिटी मिशन चयनित शहर 100 शहर इसके अंदर चयनित किए गए थे। कब, 10 साल पहले की बात है, 2015 की बात हो रही है, उस समय ये मिशन आया था। उसके अंतर्गत 100 शहर चयनित किए गए थे। इसमें कितने रुपए स्वीकृत परियोजना, अच्छा 7800 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। पूर्ण हुई परियोजनाएं 6700 परियोजनाएं ही पूर्ण हो पाई हैं। और निवेश मूल्य 2.05 लाख करोड़ रुपए इसमें लगाए। मुख्य क्षेत्र कौन से रहे, स्मार्ट सड़क निर्माण करना। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत क्या क्या प्रमुख पॉइंट थे, स्मार्ट सड़कें बनाना, ई गवर्नेंस, इंटेलिजेंस, ट्रैफिक सिस्टम, सौर ऊर्जा और स्मार्ट लाइटिंग, ये सब कुछ प्रमुख क्षेत्र इसके अंतर्गत रहे हैं। अमृत मिशन को देखा जाए तो कवरेज शहर इसमें 500 प्लस शहरों को कवर किया गया था। जलापूर्ति सुधार के लिए 1.4 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन। आप देख रहे होंगे इस समय पूरे सारे गांव में जो है टंकियां बन रही होंगी बड़ी बड़ी, और रोड किनारे सब जगह खुदाई हुई है और नल जल हर जगह पहुंचाया गया है इसी योजना के तहत। तो अमृत 2.0 ये मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनके तो 10 वर्ष पूरे हुए, ये लेटेस्ट मिशन, उसी का अपग्रेडेड वर्जन, अमृत का लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन है। इसकी शुरुआत, अमृत 2.0 की बात हो रही है, इसकी शुरुआत हुई 2021 और 2026 तक के लिए चलेगा, 5 साल के लिए। हर घर जल इसका उद्देश्य क्या रहेगा, अपशिष्ट जल का 25% पुनः उपयोग। कैसे, जैसे अपशिष्ट जल होता है, मान लीजिए कि आपने नहाया, बर्तन धुला, वो जो जल निकला उसको आपने फ्लश के माध्यम से टॉयलेट में यूज किया, तो ये सब पुनः उपयोग इस प्रकार से किया जाएगा। ग्रीन स्पेस और जलाशयों का संरक्षण किया जाएगा, ऊर्जा दक्षता और डिजिटल निगरानी की जाएगी। इसके लिए बजट कितना, 2.87 लाख करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया था। 100% जलापूर्ति और सीवर कवरेज, स्वच्छ और टिकाऊ शहरों का विकास, इससे लाभ होगा। उपलब्धियां क्या कह रही हैं, अब तक अमृत 2.0 मिशन की उपलब्धियां जो रही हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब तक 60% शहरी घरों को नल कनेक्शन, लक्ष्य 100% करना शहरी को, उसमें 60% हासिल कर चुके हैं। लगभग 50% शहरी घर सीवर सेप्टिक सुविधा से जुड़े हुए हैं। 2000 प्लस जलाशयों का निर्माण किया गया। 30% अपशिष्ट जल रीयूज किए गए हैं। 3000 से अधिक पार्क और ग्रीन स्पेस विकसित किए गए हैं या उनको अपग्रेड किया गया है। सभी कवर शहरों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लागू कर दी गई है। अगला जो है बिहार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नामावली का विशेष गहन परीक्षण। निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले क्या करता है, सर्वे कराता है कि किसको निर्वाचन नामावली में जोड़ना है, किसको निकालना है, कोई किसी की डेथ हो गई है, कोई 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इसीलिए गहन परीक्षण चुनाव से पहले हर जगह होते, सभी स्टेट में होते, तो उसी के लिए जो परीक्षण किया गया है। इसका परिचय देखिए, वही ईसीआई समय समय पर निर्वाचन नामावली को शुद्ध करने के लिए विशेष गहन परीक्षण करता है। 2025 में बिहार में अभियान चलाया गया ताकि मतदाता सूची पूरी तरह सटीक हो जाए। पृष्ठभूमि क्या रही, वही जो लोग प्रवास कर गए, कहीं और चले गए, मृतक हैं, उनका नाम हटाना, डुप्लीकेट जो प्रविष्टि है उसको हटाना, नए युवा मतदाताओं को नामांकन में शामिल करना। आयोग का उद्देश्य क्या है, निर्वाचन नामावली का विशेष गहन परीक्षण जो आयोग करता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में न रहे। संवैधानिक प्रावधान चुनाव आयोग के लिए क्या क्या किए गए हैं, निर्वाचन करवाने के लिए क्या क्या किए गए हैं, तो अनुच्छेद 324 कहता है भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। अनुच्छेद 325 जीएस का टॉपिक, बस एक रिकॉल कर रहे हैं, एक एक लाइन बताएंगे। 325 प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में कौन कौन लोग रहेंगे, उसकी सब कुछ तैयार करना है, उसमें कितने लोग रहेंगे, कौन कौन भाग लेगा। अनुच्छेद 324 क्या कहता है, वयस्क मताधिकार के द्वारा मत करवाए जाएंगे। 326 कहता है, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51, मैक्सिमम चुनाव संबंधित प्रावधान इन्हीं अधिनियमों में, इन्हीं 2 अधिनियमों में किए गए हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पे है, हमारे संविधान में है या फिर जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में, तो आप ये पढ़ के जाइए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सब आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। विशेष गहन परीक्षण बिहार 2025 की मुख्य विशेषता क्या रही है, आयु मानदंड वही 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नागरिकों को नामावली में शामिल करना, इसका घर घर सत्यापन किया जाएगा, ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी, डुप्लीकेट प्रविष्टि को हटाया जाएगा, विशेष फोकस और विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक प्लेटफॉर्म भी है, एक ऐप भी है, इसी नेट करके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट प्लेटफॉर्म। इसमें जो निर्वाचन आयोग ने हाल ही में इसी नेट नामक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, ये सभी चुनाव संबंधित सेवाओं को
एक ही जगह उपलब्ध कराता है। कैसी सेवाएं रहेंगी? मतदाताओं के लिए जो सेवाएं रहेंगी, ऑनलाइन पंजीकरण, नाम सुधार, नाम जांच, स्थिति और ट्रैकिंग कि वो प्रवास तो नहीं कर गए। अधिकारियों के लिए क्या रहेगा? जियो टैगिंग, फॉर्म कलेक्शन, बीएलओ रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड मॉनिटरिंग। इसका लाभ क्या रहेगा? डेटा की पारदर्शिता रहेगी। बिहार में विशेष ज्ञान परीक्षण के लिए प्लेटफॉर्म खास सहायक है, क्योंकि इससे हर फॉर्म की ट्रैकिंग और घर घर सत्यापन की प्रगति तुरंत देखी जा सकती है। साथ में यहाँ पे आपके दृष्टि में एक और बॉक्स में पॉइंट दिया गया है कि 21 जुलाई 2025 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां सभी मतदाता केंद्रों में प्रत्येक पर 1200 से कम मतदाता होंगे। जो मानक है वो 1500 मतदाता एक मतदाता केंद्र पर होने चाहिए, तो बिहार में उससे कम ही है मानक से। चलिए अगला टॉपिक जो हम देखते हैं इसके तहत, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये किससे संबंधित है? टाइगर से संबंधित है, चीता से संबंधित है। बिग कैट क्या होता है? ये सब होते हैं, इनसे संबंधित अलायंस है। देखिए इसमें जो आपके जो नोट्स में दिया गया है या मैगजीन में जो दिया गया है, पहले इसको समझते हैं, फिर आईबीसीए के बारे में हम अच्छे समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की परिकल्पना वर्ष 2019 में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के आह्वान पर शुरू हुई थी। हमारा उद्देश्य क्या है? भारत भी चाहता है कि जैसे भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन, इसका मुख्यालय, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय जो है आपके गुड़गांव में है, इसी तरह टाइगर के लिए भी प्रावधान किए जाएं। तो टाइगर के लिए क्या है? टाइगर या फिर जितने भी बिग कैट है, बिग कैट में कौन कौन जाते हैं, इनको जो है एनटीसीए एक संस्था है, अभी देखिए आगे हम दिखाते हैं, एनटीसीए एक संस्था है, इंडियन बिग कैट अलायंस भारत सरकार की एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य है बड़ी बिल्लियों में कौन? बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, बादल तेंदुआ, जगुआर आदि के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना। भारत में यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में दुनिया की 5 प्रमुख बिग कैट प्रजातियां पाई जाती हैं। स्थापना का उद्देश्य क्या रहा है? वही कि अपने आप सबका संरक्षण करना। जो बिग कैट है, ये जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर आईबीसीए की स्थापना की घोषणा की गई थी। तो ये आप ईयर याद रखिएगा 2023, और प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आईबीसीए की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कौन घोषित किए थे? हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मंत्रालय अगर देखा जाए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है। इसकी नोडल एजेंसी देखी जाए तो एनटीसीए हमने कहा, देखिए एनटीसीए नोडल एजेंसी, ये सब जीएस का टॉपिक है, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो एनटीसीए जैसी संस्था, एनजीटी आपको पता होना चाहिए, सीपीसीबी पता होना चाहिए, एनजीटी सीपीसीबी, या फिर सीएटीएस भी एक होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आप पढ़ें। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या है? ये करंट की क्लास, हमको आपको जीएस थोड़ी पढ़ाने लगेंगे। अगर आपको जीएस देखिए पढ़ना है तो हमारे चैनल पे जुड़िए, जो भी जीएस से रिलेटेड टॉपिक है सब कुछ एक सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को, अभी तो हम पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लासेस उस पर अपलोड की जाएंगे आने वाले समय में। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप सिर्फ करंट अफेयर ही मत देखिए, आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने अपडेट आते हैं क्लासेस संबंधित उसको आप देखते रहिएगा आने वाले समय में भी। जिनका हो जाता है बहुत बढ़िया है, जिनका नहीं होता है अब वो जो है हमारी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे आए, और ये पूरा हमारा प्रयास रहेगा नेक्स्ट टाइम जब भी जो भी पीसीएस का एग्जाम होता है तो आपका सिलेक्शन इसमें करवा दिया जाए। मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बड़ी बिल्लियों के लिए दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करना। ठीक, उद्देश्य आप समझ जाइएगा। प्रमुख गुण क्या है? सदस्यता मॉडल आईबीसीए का क्या है? इसमें भारत के साथ वे सभी देश शामिल हो सकते हैं जहां बड़ी बिल्लियां पाई जाती है, सिर्फ भारत इसमें शामिल नहीं होगा। वैज्ञानिक तकनीक जैसे एआई ड्रोन के माध्यम से इन पे निगरानी की जाएगी। ग्रीन फंड और सीएसआर के माध्यम से इनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर का फुल फॉर्म होता है। ग्लोबल नेटवर्क, इसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरह ही वैश्विक मंच प्रदान। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने बताया स्टार्टिंग में ही, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन इससे आ सकता है या शायद आया भी है। पहली बैठक जिसमें भारत को लीडिंग रोल देने और संरक्षण की नई रणनीतियां अपनाने पर जोर दिया गया है। वर्तमान महत्व क्या है? भारत में 3167 बाघ प्रजातियां पाई जाती हैं, हिम तेंदुए पाए जाते हैं। आईबीसीए की जो पहली बैठक हुई, इसका जो प्रमुख बिंदु है वो समझते हैं। इसकी तिथि क्या रही है? 16 जून से 2025 तक इसकी तिथि रही है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहला असेंबली है। आईबीसीए का मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली। यहीं पे इसका जो है आयोजन किया गया था पहली बैठक। कितने देश में भागीदारी थे? 9 देश टोटल भागीदारी इसमें थे। भूटान, कंबोडिया,
एस्वातिनी, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया, कजाकिस्तान। देख लीजिएगा, लेकिन 9 देश हैं, ये जरूर याद रखिएगा आप। भारत की भूमिका, भारत ने बैठक की मेजबानी की और आईबीसीए को वैश्विक नेतृत्व की भूमिका दी। नेतृत्व की पुष्टि, बैठक में अध्यक्ष आईबीसीए के अध्यक्ष कौन रहे? भूपेंद्र यादव। ये कौन है? और डायरेक्टर जनरल थे कौन? एसपी यादव। डायरेक्टर जनरल कौन थे? एसपी यादव। ये नाम आप कुछ महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिए। डायरेक्टर जनरल कौन थे? एसपी यादव। और अध्यक्ष आईबीसीए के कौन थे इस बार? भूपेंद्र यादव। आईबीसीए की पहली बैठक 2025 में भारत को ग्लोबल लीड का दर्जा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। बिग कैट रिपोजिटरी और ग्लोबल कंजर्वेशन फंड की घोषणा करना, मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण तंत्र को साझा करने का निर्णय देना। 2 वर्ष में वैश्विक सम्मेलन का आयोजन सुनिश्चित किया गया। हर 2 वर्ष में इसका सम्मेलन होगा। चलिए, और ये तो आपके जितने पिछले नए जुड़ा है, जो नए करंट अफेयर जुड़े हैं वो हैं। बाकी सब अब जितने भी आगे के टॉपिक हैं वो आपके आरओ का जो ई दृष्टि निकला था उसमें दिया गया था, तो उनकी बस हम शॉर्ट में समरी सबकी बताते चले जाएंगे, हम एक एक को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ये जो पहला ही टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट परीक्षा के लिहाज से रहेगा कि हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उल्लास स्कीम लाई गई थी। जो मैं इस टॉपिक को पढ़ा, इसकी समरी मैं अपने नोट्स में लिखा हूं, वही समरी मैं आपको पढ़ के डिस्क्राइब करके बता रहा हूं। ठीक है, उल्लास स्कीम किसके तहत लाई गई थी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, और उल्लास स्कीम के तहत ही ये सब पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता डिसाइड की जाती है। तो उल्लास स्कीम क्या थी? 2023 में उल्लास स्कीम की घोषणा हुई थी और इसका उद्देश्य था 15 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बुनियादी शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य समग्र विकास के लिए समर्पित होगी। इसके तहत कार्य किए जाएंगे, जैसे स्कूल और समुदाय स्तर पर वर्कशॉप की जाएगी, काउंसलिंग, खेल और कला कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का तात्पर्य क्या है? पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता यहाँ दिया गया है तो उसका तात्पर्य क्या होता है कि शिक्षा केवल पढ़ने लिखने तक सीमित ना होकर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत हो। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाले राज्यों में अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पर रहा है मिजोरम, जो कि 20 मई 2025 को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त किया था। अगर आपको जो है ये कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करने के लिए आ जाए तो सबसे पहला उसमें रहा है मिजोरम 20 मई को, सेकंड नंबर पे गोवा रहा है 30 मई को पाया है, और उसके बाद अगर राज्य के दृष्टि से देखा जाए तो थर्ड नंबर पे त्रिपुरा रहा है। परंतु अगर यूटीज भी शामिल कर दी जाएंगी तो इसमें लद्दाख तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो अगर एग्जाम में आता है कि यूटीज भी अगर उसमें शामिल करके पूछता है तो तीसरे नंबर पे लद्दाख रहेगा, जबकि अगर यूटीज नहीं उसमें रहती है तो तीसरे नंबर पे त्रिपुरा आ जाएगा। लद्दाख कब हुआ है? जून 2024 में, और त्रिपुरा जून के एकदम लास्ट में 2024 में हुआ है। और फोर्थ स्थान अगर राज्यों के क्रम में देखा जाए सिर्फ, तो फोर्थ स्थान हिमाचल प्रदेश को सितंबर 2025 को जो लेटेस्ट में अभी मिला है, इस वजह से ये करंट अफेयर की मैगजीन में हमारे था भी। या फिफ्थ जो है अगर यूटीज भी ऐड कर देंगे तो हिमाचल 5वां था राज्य। केरल देखिए इससे पहले 100% साक्षरता वाला राज्य, परंतु वो उल्लास स्कीम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर नहीं माना गया है। तो इसमें जो पहला रहेगा वो मिजोरम ही रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ऐसा नहीं कि आप केरल को टिक करके आ जाइए। जो आपका अगला टॉपिक है वो संविधान हत्या दिवस पे है। संविधान हत्या दिवस की संकल्पना जो है सबसे पहले 2024 में कहा गया था कि 2024 जुलाई में ये डिसाइड किया गया था कि 25 जून को प्रतिवर्ष जो है संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। संविधान हत्या दिवस मनाया क्यों जाएगा? जैसे पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया था? जब आपातकाल लगा था 1971 में, इंडिया पाकिस्तान इंडो पाक वार में इंदिरा गांधी ने एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की, फिर 74 में फिर दोबारा एक आपातकाल ला दिया, दोहरा आपातकाल हो गया था। तो उस समय जो है संविधान हत्या दिवस मनाया गया था। साथ में एक बार संविधान हत्या दिवस और मनाया गया है 2019 में, जब धारा 370 को हटाया गया तो कुछ पार्टियों ने, जो कि नॉन बीजेपी पार्टियां थी या कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां थी, उन्होंने इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया था। तो संविधान हत्या दिवस एक तो 25 जून, ये याद रखिएगा, ये डेट डिसाइड की गई है। हर प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। पहली बार अब की बार मनाया गया है क्योंकि पिछले साल जुलाई 2024 में इसकी घोषणा की गई थी। तो पहला 25 जून अब आया है जाके। ठीक है, तो पहला संविधान हत्या दिवस 25 जून 2025 को मनाया गया है। इसकी घोषणा 2024 जुलाई में की गई थी। कुछ दलों ने 2019 में आर्टिकल 370 की समाप्ति पर भी संविधान हत्या दिवस मनाया था। संविधान में भाग 18 के, अगर भाग 18 में देखा जाए हमारे संविधान के, तो आपातकाल की घोषणा की गई, आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। जहां राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो आर्टिकल 352 उससे संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आप जीएस में पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति करता है या कौन करता है, देखिएगा उसको आप।
17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति, यहाँ देखिए बॉक्स में एक और पॉइंट दी गई, हैदराबाद मुक्ति दिवस। तो ये डिसाइड किया गया कि हर बार अब प्रतिवर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। हैदराबाद क्या भारत की रियासत का हिस्सा नहीं था, या सॉरी भारत का हिस्सा नहीं था, वो अलग से एक रियासत थी। उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता या उनके प्रयासों से ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। देश का सबसे बड़ा, अगला जो टॉपिक आपका है, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ये आपका अगला टॉपिक है। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य है कि यातायात कार्गो वाहनों और के द्वारा सुविधा पूर्वक माल का वहन करना। जो हमारे यातायात या कार्गो वाहन है उनसे, उनके द्वारा माल का वहन कितना सुविधापूर्ण तरीके से किया जा सकता है, इसका तात्पर्य होता है किसका? मॉडल कार्गो टर्मिनल का मतलब ये होता है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहां पे किया गया इसका उद्घाटन? गुरुग्राम के मानेसर में। मानेसर में भी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड संयंत्र में, मानेसर में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड संयंत्र स्थित है, वहां पर। तो मानेसर कहाँ है? गुरुग्राम में पड़ता है। तो वहां पर अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। जो अगला टॉपिक आपका है, यहाँ पे इतना देखिए, सारे पॉइंट मैंने बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने नोट किया हुआ वही बता दे रहा हूँ आपको, बाकी आप एक बार पढ़े होंगे, बस रिकॉल करते जाइए सब कुछ। चेनाब रेल पुल जो आपका अगला टॉपिक है, तो चेनाब रेल पुल 6 जून को जो है प्रधानमंत्री द्वारा चेनाब रेल पुल का उद्घाटन किया गया। साथ में अंजी नदी पर स्थित अंजी खड्ड पुल का भी उद्घाटन किया गया था। तो सिर्फ चेनाब रेल पुल नहीं इंपॉर्टेंट है, अंजी रेल पुल भी इंपॉर्टेंट है। अंजी जो है एक नाला भी कहते हैं लोग और एक नदी भी कहते हैं, वो चेनाब की एक सहायक नदी है या सहायक नाला है। ये जो परियोजना चेनाब नदी, चेनाब पुल परियोजना या अंजी पुल परियोजना है, ये जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला परियोजना का एक हिस्सा है। श्रीनगर और बारामूला परियोजना के तहत ही चेनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज बनाया गया। तो चेनाब पुल के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो ये कटरा वैष्णो देवी मंदिर जहां स्थित है, कटरा को बनिहाल, जम्मू कश्मीर घाटी का बनिहाल जगह पड़ती है, उससे जोड़ेगा। तो अगर इसको और स्पेसिफिक तरीके से समझा जाए कि कौन कौन से 2 स्टेशनों, ये तो हमने बताया 2 स्थानों को 2 स्टेशनों की अगर बात आ जाती है, तो ऐसे में रियासी जिला, जहाँ कटरा भी रियासी जिला का हिस्सा है, तो रियासी जिला बक्कल स्टेशन को, रियासी जिला में स्थित बक्कल स्टेशन को जो कटरा साइड पड़ता है, और बनिहाल साइड जो स्टेशन पड़ेगा या कश्मीर घाटी साइड जो स्टेशन पड़ेगा उसका नाम कौरी स्टेशन है। तो बक्कल स्टेशन को कौरी स्टेशन से चेनाब पुल जोड़ेगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है। रेल आर्च ब्रिज मतलब क्या है, देखिए समझिए। ये पुल की संरचना कुछ ऐसे होगी, ठीक ना, आर्च में। वहीं जब हम बात करेंगे अभी अंजी खड्ड पुल की, तो वो आर्च ब्रिज नहीं है, वो अपने टाइप का विश्व का पहला केबल स्टैंड रेल पुल है। वो देखिए केबल के माध्यम से जुड़ा होगा, ठीक है। अंजी खड्ड पुल की जब बात होगी तो ये केबल के माध्यम में एक पिलर रहेगा, उससे केबल के माध्यम से इसको जोड़ा जाएगा। चलिए तो यहां समझते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। लंबाई देखी जाए तो 1315 मीटर इसकी रही है। अगर इसकी ऊंचाई को कंपेरिजन किया जाए एफिल टावर से, तो एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, और कुतुब मीनार से ये करीब करीब 127 मीटर ऊंचा है। निर्माण और डिजाइन की बात की जाए तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया है, और इसके साथ निर्माण और डिजाइन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन द्वारा इसको किया गया है। परंतु इसके सहयोग में जो प्रमुख संस्थाएं थी, या इसकी न्यू डिजाइन में जो सबसे पहली संस्था थी वो IISc बेंगलुरु थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये इसकी न्यू की डिजाइन किया था। साथ में इसको भूकंप रोधी बनाने के लिए IIT दिल्ली और IIT रुड़की ने इसमें मदद की थी। साथ में इसको ब्लास्ट प्रूफ बनाने के लिए DRDO ने इसमें सहायता दी। तो ब्लास्ट प्रूफ मतलब इसको बनाने के लिए 40 TNT विस्फोट ये सहन कर सकता है, साथ ही -20 डिग्री तापमान को ये सह सकता है, और 8 डिग्री तीव्रता का भूकंप ये झेल सकता है। तो अगर भूकंप की बात की जाएगी तो IIT दिल्ली और IIT रुड़की ने इसको मिलकर बनाया, इसका जो टेक्नोलॉजी बनाई, और ये 8 डिग्री तीव्रता का भूकंप झेल सकता है। इसमें टोटल 8 खंभे लगे हुए हैं, जिसमें से कोई भी एक खंभा टूट भी गया ना तब भी ये चलती रहेगी, इतना अच्छे से इसको व्यवस्थित किया गया है। अगर इसमें देखा जाए तो 120 साल इसकी लाइफ है, 30,000 टन स्टील इसमें लगा था। वहीं अंजी खड्ड पुल की बात करें तो ये चेनाब रेल पुल के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पुल है। सबसे ऊंचा मतलब सबसे ज्यादा हाइट पे स्थित पुल है। अंजी नदी पर स्थित है, भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल है। ये कौरी स्टेशन को अंजी स्टेशन, जो हमने बात की थी कि कौरी स्टेशन कश्मीर घाटी साइड पड़ता है, तो कौरी स्टेशन को अंजी स्टेशन से जोड़ता है। ये चेनाब पुल से संबंधित कुछ पॉइंट रहे हैं। जो आपका अगला टॉपिक है वो एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना,
ये आपको बहुत समझिए कि बहुत विध्वंसक या बहुत दुखदायी घटना थी। इसमें देखा जाए तो फ्लाइट नंबर AI-171, AI मतलब एयर इंडिया 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। ये कौन सी प्लेन थी या फ्लाइट का मॉडल क्या था? ये था बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया 787-8 ड्रीम लाइनर। इसका जो है फ्लाइट का नंबर था या फ्लाइट का मॉडल था, नंबर तो था आपका AI-171, अगर मॉडल देखा जाए तो 787-8 ड्रीम लाइनर था। ये बोइंग कंपनी द्वारा डेवलप किया था। इस फ्लाइट के बारे में अगर चर्चा की जाए तो ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे, जिसमें टोटल 242 लोग सवार थे। उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा है, जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश। अगर बाई चांस एग्जाम में ये नाम आया तो विश्वास कुमार रमेश कौन है, तो आप यहाँ याद रखिएगा, विश्वास कुमार रमेश एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस विमान दुर्घटना में बच गए थे। और टोटल मृतकों की संख्या देखी जाए तो सिर्फ 242 में 241 लोग ही नहीं मरे थे, इसके साथ साथ 260 लोग टोटल मर गए थे। उसका रीजन क्या था कि ये जो रिहायशी इलाके में गिरा था, मेघानी नगर स्थान जो था मेघानी नगर में था। और बीजे मेडिकल कॉलेज, मेघानी नगर बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास था, उस छात्रावास में लोग भोजन ग्रहण कर रहे थे, खाना खा रहे थे लंच के टाइम पे, उसमें क्रैश किया था, तो कुछ वहां के नागरिक भी मर गए थे। इसमें देखा जाए तो गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी इसमें दिवंगत को प्राप्त हुए। साथ में देखा जाए तो इसमें अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो 169 मतलब 169 भारतीय सवार थे, ये मरे हैं, इनकी डेथ हुई है। 53 ब्रिटिश नागरिक सवार थे, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी इसमें सवार था। अब हम बोइंग कंपनी के बारे में अगर समझते हैं तो बोइंग अमेरिका स्थित एक कंपनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ एरोस्पेस में नहीं कार्य करती, ये रक्षा उत्पाद भी बनाती है और अंतरिक्ष में भी ये कार्य करती है। रक्षा उत्पाद में देखा जाए तो एक अपाचे हेलीकॉप्टर जो है अपने यहाँ, या AH-64 भी उसको कहते हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर भी इस बोइंग कंपनी द्वारा ही बनाया जाता है। और एरोस्पेस में इसके द्वारा कुल जो सबसे फेमस है उसमें से 4 एरोस्पेस जो वाणिज्यिक फ्लाइट बनाई जाती हैं ट्रेवलिंग के लिए, उसमें 4 हैं। 700 मॉडल नंबर हम बता देते हैं आपको, 737, 747। 747 जो फ्लाइट मॉडल नंबर है उसको क्वीन ऑफ स्काई भी कहा जाता है। तो बाई चांस अगर एग्जाम में ये कहता है कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसको क्वीन ऑफ स्काई कहते हैं, तो वो क्वीन ऑफ स्काई नहीं है, उसको कहते हैं ड्रीम लाइनर। 787 जो फ्लाइट का जो मॉडल नंबर है वो ड्रीम लाइनर है। वहीं 747 747 उसको क्वीन ऑफ स्काई कहा जाता है। एक और बनाती है 777 भी बनाती है। जो ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो डबल इंजन विमान था। अब अगला जो टॉपिक था जातीय जनगणना, आपके देखिए उसमें मैगजीन में दिया होगा, अगला टॉपिक जातीय जनगणना। जातीय जनगणना, केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को मंजूरी दी है। जनगणना संघ सूची का विषय है और ये 2 चरणों में कराई जाएगी। जातीय जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी, संघ सूची का विषय है। 2 चरणों में अगर करवाई जाए तो जम्मू कश्मीर के जो बर्फीले इलाके हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 में पहले चरण में होगी। वहीं दूसरे चरण की बात की जाए तो बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी ये परियोजना। बस इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, एक तो संघ सूची का विषय है, साथ में 2 चरणों में होगी। अब आ जाओ आपका जो अगला टॉपिक, आ जाओ आप घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना के बारे में समझ लेते हैं। ये कानपुर नगर जिला में, कानपुर नगर, कानपुर देहात और कानपुर नगर 2 जिले हैं कानपुर नाम से, तो कानपुर नगर जिले में है। कोयला आधारित है। इस कोयला आधारित के लिए इसको कोयला आवंटन कहाँ से किया जाएगा? कोयला इसकी आपूर्ति झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित पचवारा साउथ कोल ब्लॉक इसको इसके लिए आवंटित किया गया कि वहां से कोयला निकालेगी और उसका यूज करेगी। ये देखा जाए संयुक्त रूप से योजना चल रही है केंद्र सरकार का जो है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड और राज्य सरकार का उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये दोनों मिलकर संयुक्त रूप से इस योजना को चला रहे हैं। 2016 में इसको मंजूरी मिली थी। जो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, इसको 2016 में मंजूरी दे दी गई थी। इसमें 3 परियोजना टोटल करी जानी थी, 3 परियोजना थी, जिसमें से एक बनकर तैयार हुई, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। चलिए अब इसका संचालन, हाँ अब देख लीजिए, इसका जो है संयुक्त रूप से इसको विकसित कौन करेगा? तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड इसका डेवलपमेंट करेगा। वहीं संचालन की बात की जाए तो नैवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड इसका संचालन करेगा। तो संचालन कौन करेगा? नैवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड। अगला जो टॉपिक है लोक माता देवी अहिल्याबाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट
महिला रही हमारे हिस्ट्री से संबंधित है। तो इनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें गए थे। उनकी 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था भोपाल में, जिसका नाम था महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन। इसके अवसर पर हमारे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या डेट याद करिएगा, 31 मई को ये सम्मेलन किया गया था। इसके अवसर पर ये सम्मेलन किसके उपलक्ष्य में, 300वीं एनिवर्सरी में लोक माता देवी अहिल्याबाई के। इस अवसर पर 300 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया गया, पोस्टल स्टैंप जारी किया गया, साथ ही रानी अहिल्याबाई पुरस्कार भी वितरित किया गया। यह पुरस्कार किसको दिया गया, बस्तर की जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को यह पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर जयमती कश्यप को कौन सा पुरस्कार मिला है, रानी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में, 300वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। यह पुरस्कार इनको दिया गया है जयमती कश्यप को, डॉक्टर जयमती कश्यप को, यह पुरस्कार इनको जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में अगर समझा जाए तो इनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। कहाँ पे, अगर गांव देखा जाए तो चौड़ी या चाउंदी भी आ सकता है एग्जाम में, चौड़ी, चाउंदी, चांदी, ये गांव कुछ भी आ सकता है नाम इस तरह से। तो चौड़ी, चाउंदी दो नाम इससे फेमस है। ये अहमदनगर जिला, वर्तमान में उस जिले का नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है, ठीक है ना। अहमदनगर जिला कहाँ पे, महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला, गांव चाउंदी या चौड़ी गांव में। ये कौन थी, मालवा के संस्थापक मल्हार राव के पुत्र खांडे राव की पत्नी थी। तो खांडे राव की मृत्यु हो जाती है 1954 में। उसके बाद इनको सती, मल्हार राव जो थे वो इनको सती नहीं होने दिए, इनको शासन शिक्षा दिए, शासन कैसे संभालना है। उसके बाद जब मल्हार राव भी दिवंगत हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है उनके बाद, तो 1767 में ये कार्यभार संभालती हैं और 1795 तक अपना जो है शासन चलाती हैं। 1795 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये अपने समय में कुछ प्रमुख कार्य भी किए हैं, जैसे स्त्री शिक्षा पर बल दिया इन्होंने, बाल विवाह की प्रथा का निषेध किया इन्होंने, विधवा पुनर्विवाह जैसी व्यवस्था उस समय इन्होंने चलाई है, इस पर भी जोर दिया है। साथ में महिला सेना इकाई भी बनाई थी। इनको दार्शनिक महारानी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से दार्शनिक महारानी किसको कहा जाता है, तो वो रहेंगी लोक माता देवी अहिल्याबाई। इनसे संबंधित 2024 में एक पुष्पलोक योजना भी आई थी। चलिए, आपका जो अगला टॉपिक है इसमें लोक माता अहिल्या देवी में इतना ही इंपॉर्टेंट था। बाकी आप पीपीटी पढ़े ही होंगे, वो सॉरी आप मैगजीन पढ़े होंगे, उससे भी देखिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने से पता चलता है कि किस तरह से, किस प्रकृति के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। चलिए, अगला जो टॉपिक है, तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ये स्थान कहाँ पे, एमपी और महाराष्ट्र दोनों में मिली जुली रूप से परियोजना चलाई जा रही है। कहा एमपी और महाराष्ट्र के तापी नदी पर, ताप्ती नदी नाम से ही क्लियर है। इसका जो कार्य है ये क्या है, मेगा रिचार्ज नाम से आप समझिए, बेसिन मेगा रिचार्ज मतलब कि जल, जो भूमिगत जल है उनका संरक्षण करना या उनको पुनर्भरण करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। अगला जो टॉपिक है ये इतना ही था, बस जगह देखिए कहाँ पे कौन से दो राज्य से प्रभावित होंगे और कारण क्या था, मेन मतलब इसका उद्देश्य क्या था। पहलगाम युद्ध विराम को अगर देखा जाए तो काफी हाईलाइटेड टॉपिक रहा, आपको बहुत कुछ पता होगा, फिर भी परीक्षा की दृष्टि से 5-6 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये जो पहलगाम में जो ये हमला हुआ था ये किस घाटी में हुआ था, तो घाटी के नाम है बैसरन घाटी। तो बैसरन घाटी कहां पड़ती है, अगर ये आ गया तो एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकता है। तो बैसरन घाटी में ये हमला हुआ था। पहलगाम से दूर ये करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर पे बैसरन घाटी है। 22 अप्रैल को यह हमला हुआ था। और पहलगाम कहां पड़ता है, अनंतनाग जिले में। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा एक ग्रुप, लश्कर ए तैयबा मतलब लश्कर तैयबा नहीं इसकी जिम्मेदारी, लश्कर तैयबा से जुड़ा एक ग्रुप था, एक संगठन था जो रेजिमेंट फ्रंट, जिसका नाम है रेजिमेंट फ्रंट, उसने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। सिंधु जल संधि, अब देखिए सिंधु जल संधि क्या है, यहाँ इस समय S-400 हुआ था, बराक अपने यहाँ की एक मिसाइल थी, आकाश, ब्रह्मोस, इन सब ये सब मिसाइलें भी अब हाईलाइटेड हो गई, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप जीएस में पढ़े होंगे तो पढ़िएगा, या आप लोगों का होमवर्क कुछ खुद से करिए, यहाँ पे ये सब नहीं करवाया जाएगा। करंट अफेयर क्लास है, करंट अफेयर घटनाक्रम आपको बताए जा रहे हैं। तो ये जो हमला हुआ आतंकी हमला, इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने भी पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें से 5 पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में थे,
पाक अधिकृत कश्मीर में थे, जो पहले भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा, हम तो भारत का हिस्सा ही मानेंगे। 4 पाकिस्तान पंजाब में ये हमले हुए थे, 9 में से 5 पीओके में, 4 पाकिस्तान स्थित पंजाब में ये हमला हुआ था। भारत ने स्पष्ट किया कि ये हमला आतंकवाद के खिलाफ था, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये भी पॉइंट आप रखिए कि भारत का हमला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, आतंकवाद के खिलाफ था। जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष पूर्ण, कई सारी 3 जन सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। उसके ऊपर वो 3 योजनाएं कौन से? पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। इन तीनों योजनाओं के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसलिए ये तीनों योजनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आइए समझते हैं जन सुरक्षा योजनाएं होती क्या है। जनता के भविष्य के सुरक्षा के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है, जीवन रक्षा या भविष्य की रक्षा के जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उनको जन सुरक्षा योजना कहते हैं। जैसे कृषि बीमा योजना हो गया, जीवन बीमा, पेंशन योजनाएं हो गई। जो 3 योजनाएं थी उसमें अगर पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना को समझा जाए तो 18 से 50 वर्ष के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। जो प्रीमियम आता है 436 रुपए प्रति वर्ष आता है, और इसमें जो है कवरेज कैसे दिया जाता है, अगर किसी भी कारण से आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको इसके तहत पैसे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अगर दूसरी समझी जाए तो इसके भी 10 वर्ष पूरे हुए हैं। 18 से 70 वर्ष के बीच के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। 20 रुपए प्रति वर्ष इसका प्रीमियम है। साथ में दुर्घटना की स्थिति में इसमें सहायता दी जाती है। अटल पेंशन योजना देखा जाए तो 18 40 वर्ष तक के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पर केंद्रित मुख्य रूप से है ये अटल पेंशन योजना। बाकी आप जो है देखिएगा, ये सब जो है पुरानी योजना है, बस हम आपको रिकॉल करवा दिए जो हमको लगा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है। अगला जो आपका टॉपिक है विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, ये काफी हाईलाइटेड रहा है और क्वेश्चन आने के चांसेस इससे हैं। तो वेव्स 2025, देखिए आपसे विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन भी कह सकता है 2025, या वेव्स 2025 भी कहेगा। तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, इसका शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हमें टॉपिक तो पता होता है परंतु उसका या तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा, फुल फॉर्म लिख देगा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। चलिए, तो ये जो सम्मेलन था ये ऑरेंज इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सम्मेलन था। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और एनिमेशन जैसे संरचनात्मक क्षेत्र से संबंधित जो इकोनॉमी है उसको ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। इसका आयोजन जो ये वेव्स 2025 था, इसका आयोजन मुंबई में हुआ था, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन हुआ था। परिकल्पना क्या थी, मतलब इसमें जो है थीम क्या थी, इसका उद्देश्य क्या थीम था इसका, कला से कोड तक इसकी थीम थी। इसकी परिकल्पना क्या थी? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्री, क्रिएटर को कनेक्ट करिए, देश को जोड़िए। इसके तहत ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का आयोजन भी किया गया, जिसके तहत 77 देशों ने भाग लिया था। इसके तहत भारत सरकार ने मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की भी स्थापना की बात कही है। क्रिएटर इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का भव्य समापन भी इसके तहत किया गया था। भारत की पहली इंडो ब्रिटिश फिल्म देवी चौधरानी को घोषित किया गया। देवी चौधरानी इंडो ब्रिटिश फिल्म है, ठीक है, इससे संबंधित है, वेब से संबंधित है। नई शिक्षा नीति, अगला जो टॉपिक आपका है नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। टाइम क्या हो गया? 12 बजे। चलिए, नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद हम देखते हैं। नई शिक्षा नीति न लागू करने के कारण तमिलनाडु सरकार ने कहा कि हम नई शिक्षा नीति अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। क्यों? त्रिभाषा फार्मूले की वजह से, त्रिभाषा जो फार्मूला इसमें है। तो केंद्र सरकार ने क्या कहा, जो हमारी श्री योजना है और समग्र शिक्षा अभियान, इसके तहत हम आपको जो है राशि अनुदान राशि या जो आपको दिया जाता है प्रत्येक राज्य को, वो नहीं दिया जाएगा। त्रिभाषा क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, कि 3 भाषाओं में शिक्षा दी जा सकती है। मातृभाषा, दूसरा अंग्रेजी है, तीसरा कोई भी भारतीय भाषा। जरूरी नहीं है, जो अपनी अनुसूची में 22 भाषा है उसमें से कोई भी भाषा में आप शिक्षा दे सकते हैं। तो इसमें विवाद का मुद्दा नहीं है, फिर भी तमिलनाडु विवाद कर रहा है। थोड़ा ये राजनीतिक कारण भी इसमें मुख्य है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, ये किस समिति की अनुशंसा पर आई थी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति के आधार पर इसको लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? 2040 तक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? 2040 तक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। अगला जो है बिंजिंग अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये कहां पर है? केरल में है, अरब सागर तट पर। देश को समर्पित पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, डीप वाटर मतलब समुद्र के बीच में, वहां गहरे जल में करीब करीब 20 मीटर गहराई वहां समुद्र की है, वहां पे ये स्थापित किया गया है। भगवत गीता एवं नाट्य शास्त्र, अगला जो टॉपिक है आपका भगवत गीता एवं नाट्य शास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किए गए। तो नाट्य शास्त्र किसके द्वारा? भरत मुनि द्वारा रचित है।
ये आप याद रखिएगा, नाट्यशास्त्र रचयिता भरत मुनि है। यूनेस्को ने 1992 मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था। यूनेस्को जो कार्यक्रम है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम, इसको 1992 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व भर में मूल्यवान पुरालेखों और पुस्तकालयों का संग्रह और संरक्षण करना। यूनेस्को की पेरिस बैठक में 75 नई धरोहर को शामिल किया गया। जो ये पेरिस बैठक इस बार हुई है, इसमें टोटल 75 नई धरोहरों को शामिल किया गया। हमारे देश की जो है भगवत गीता और भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है इसमें। अब जो है जो धरोहरें हैं उसकी संख्या बढ़कर वैश्विक स्तर पर 570 हो गई हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भगवत गीता में कितने श्लोक है, कितने अध्याय हैं। ये भीष्म पर्व, जो महाभारत का खंड भीष्म पर्व, उससे संबंधित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। यूनेस्को के बारे में अगर समझा जाए तो इसका फुल फॉर्म एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। नाम से शैक्षणिक भी कार्य करेगा, वैज्ञानिक और कल्चरल, सांस्कृतिक। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लॉन्च किया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती हैं वो कल्चरल के अंतर्गत आती हैं। वही साइंटिफिक साइटें भी होती हैं और एजुकेशनल साइटें भी होती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो साइंटिफिक में या फिर इन्वायरमेंटल देखा जाए तो मैब एक प्रोग्राम चलता है, वो भी है। और यूनेस्को कई सारी रिपोर्ट जारी करती है। आप देखिएगा कि यूनेस्को कितने सारे प्रोग्राम लाता है। जैसे मैब एक प्रोग्राम है बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित, मानव जीव मंडल निचय कार्यक्रम जिसको कहा जाता है मैब को, ये भी इसी का कार्यक्रम है, यूनेस्को का ही कार्यक्रम है। यूनेस्को द्वारा जो प्रमुख रिपोर्ट लाई जाती हैं वो है यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी यूनेस्को द्वारा लाई जाती है। मैकब्राइट रिपोर्ट काफी चर्चा में रहती है, मैकब्राइट रिपोर्ट भी यूनेस्को द्वारा ही लाई जाती है। चलिए, आपका जो अगला टॉपिक रहेगा महाकुंभ, ये नेक्स्ट क्लास में महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया गया था, ये आपके अगले क्लास का टॉपिक है, वहां से हम पढ़ेंगे। और मैक्सिमम आपकी 4 क्लासें और होंगी। 4 क्लासों में ही आपका अंतरराष्ट्रीय बचे हुए जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और साथ में वैज्ञानिक परिदृश्य, आने वाली 4 क्लास मैक्स टू मैक्स अगर चला गया तो 5 क्लासों में सब समाप्त हो जाएगा। हम ऐसे ही शॉर्ट में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही अब बताते हुए चलेंगे, बहुत डिस्क्राइब नहीं करेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ाएंगे। साथ में हम ये मान चल रहे हैं करंट अफेयर की तैयारी पहले भी किए होंगे। आपको अगर कोई जीएस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल पे आप आने वाले समय में जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी क्लास ली जाएगी। हर सब्जेक्ट में बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लियरिटी रहेगी। अगर जिनका हो जाता है इस बार यूपीपीएससी बहुत बढ़िया है, हो सकता है भाई कुछ लोगों का ना भी हो। मैं तो चाहता हूँ कि सबका हो जाए। हमारी क्लास करके जाइए और हमारी क्लास से सब क्वेश्चन आ जाए, हमारा तो यही उद्देश्य रहेगा। परंतु कुछ लोगों का नहीं होता तो आप हमारे चैनल से जुड़िएगा। और हमारा ये टारगेट है कि अगले यूपीपीसीएस तक आपको एसडीएम बना दिया जाए, या फिर यूपीपीसीएस नहीं, आपके आईएएस जैसे एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।